Namaskar, good morning to all of you. Welcome to the channel Chemistry Brain Booster on YouTube. I am Suchit sir, your chemistry mentor. आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एंड दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग बच्चों? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के सतह पर, ऑब्जेक्ट के सरफेस पर घटने वाली घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी बॉडी के सरफेस पर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। बेसिकली इस चैप्टर में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फेनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन। अभी बारी बारी सभी चीजों को मैं समझाऊंगा। उसके बाद इसमें टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जो मुख्य रूप से कैटलिस्ट कैसे काम करता है। ये हम सभी जानते हैं कि कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन का रेट ऑल्टर होता है, यानी कैटलिस्ट को डालकर हम किसी भी रिएक्शन के रेट को घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आखिर कैटलिस्ट ऐसा क्या काम करता है, आखिर कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है उस रिएक्शन में जाकर कि रिएक्शन के रेट को वो ऑल्टर करने में कैपेबल होता है। आखिर कैटलिस्ट ऐसा क्या काम करता है? तो कैटलिस्ट जो भी काम करता है वो सरफेस पे घटने वाली घटनाओं का काम करता है, इसीलिए इसको हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? एक तो हमारा फेनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया, अभी बताएंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है। कैटालाइसिस के बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में हमारा जो मेन चैप्टर है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। कोलॉइड्स जैसे कि नारियल का तेल, कोई भी तेल हो गया, जेल हो गया, दूध हो गया, खून हो गया, ब्लड हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। इन पे क्या होता है, आखिर वर्षा क्यों होती है, बारिश क्यों होती है। इस चैप्टर को पढ़कर हम इस चीजों के सवालों के जवाब में मिलेंगे कि बारिश क्यों होती है, बारिश की मात्रा को कैसे हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमें अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे बारिश हो हमारे खेतों पर। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर हमारे कपड़े या हमारे चेहरे गंदे क्यों होते हैं। जब हम गाड़ी या किसी बाइक को या कार को हम पूरी तरीके से धोकर साफ करके जब रोड पर निकलते हैं तो जितना गाड़ी हमारा साफ रहता है उतना ही जल्दी वो धूल को आकर्षित करता है। ऐसा क्यों होता है? या फिर आप कभी स्कूल या कॉलेज में अगर जाएंगे बहुत दिनों के बाद, जैसे 10th के बाद आप 11th में जाते हैं, तो कॉलेज में जो बेंच डेस्क होते हैं उसमें काफी धूल की मोटी परत जम जाती है। तो आप ध्यान देंगे कि टेबल के सरफेस पर, बेंच डेस्क के सरफेस पर धूल जो जमी होती है, मोटी परत ऊपर तो जमी होती ही है, साथ ही साथ टेबल के नीचे जो आपको दिखाई नहीं देता है, हाथ डालेंगे आप तो आपके हाथ में धूल आ जाता है। ऊपर तो धूल समझ में आता है कि बैठ गया, नीचे क्यों धूल बैठ रहा है? आखिर ऐसा क्या वजह है कि नीचे भी डस्ट पार्टिकल बैठ रहा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है? इन सब सवालों के जवाबों के बारे में हम बात करेंगे। साबुन कैसे कपड़ा साफ होता है, साबुन कैसे आपकी त्वचा में लगी मैल को, गंदगी को, कपड़े में लगी गंदगी को कैसे हटाता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। साबुन कैसे बनता है, सर्फ कैसे बनता है, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक आपके सिलेबस से इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उसको हम लोग इस बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सरफेस पर घटने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप जानते होंगे कोरोजन, जो जंग लगता है, वो भी सतह पर घटने वाली अभिक्रिया है। तो हम लोग इसमें कोरोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो सरफेस पे जो लेयर्स होते हैं या जो सरफेस पर जो केमिस्ट्री होता है उसको हम कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म है एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने सभी कोई जानते होंगे, एब्जॉर्ब शब्द का मतलब जानते होंगे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है
अवशोषित करना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? अवशोषित करना। अवशोषित करना का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लेते हैं आप, और उसको अगर पानी में डाल के निकालेंगे तो क्या होगा कि वो रुई जो होगा वो पानी जो कटोरी में या कहीं पे आपने कंटेनर में रखा है उस पानी को वो अपने साथ अवशोषित कर लेगा, और जब रुई को बाहर निकाल के आप निचोड़ेंगे तो क्या होगा, उससे पानी गिरेगा। इसका मतलब क्या, वो जो रुई है वो अपने अंदर तक पानी को आने दिया, यानी अपने बल्क में, अपनी गहराई में वो अपनी पानी को ले लिया, तो बल्क फेनोमेना होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब शब्द से ही बना है एब्जॉर्प्शन। यहाँ बी है लेकिन यहाँ आ जाएगा बी आ जाएगा, और फेनोमेना होता है एब्जॉर्प्शन। ये कैसा फेनोमेना होता है? तो ये बल्क फेनोमेना होता है। बल्क का मतलब क्या होता है? गहराई, अंदर तक। ठीक है, बल्क फेनोमेना, बल्क का मतलब क्या होता है? गहराई, यानी अपने किसी भी पार्टिकल्स को ये अपने साथ अंदर तक ले जाता है, अवशोषित कर लेता है, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसमें हम लोग बेसिकली एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एडजॉर्प्शन। अंतर क्या है? यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए डी है, ध्यान से समझिएगा। एडजॉर्प्शन ये आपके लिए एक नया शब्द है, तो इसको कैसे क्लियर करते हैं इसको समझाते हैं। इस टर्म को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा एडजॉर्बेट। क्या समझना पड़ेगा? एडजॉर्बेट, और फिर समझना पड़ेगा एडजॉर्बेंट। ये दो चीजों को अगर आप समझ पाएंगे तभी आप जाकर के एडजॉर्प्शन को समझ पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सतह है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, बेंच है, डेस्क है, कोई भी चीज मान सकते हैं, और इसके ऊपर जो छोटे छोटे धूल कण जो इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं, इसके ऊपर जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आकर बैठ जाते हैं, तो ये जो सरफेस है, ये जो बॉडी है जिसके ऊपर ये सब बैठ रहा है, डस्ट पार्टिकल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बैठते हैं, तो ये जो बॉडी जिसके ऊपर बैठ रहा है, इस बॉडी को हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। और जो चीज इसके ऊपर आकर बैठ रहा है उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे इसको हम? एडजॉर्बेट। यानी कि एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के ऊपर बैठने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आपका चेहरा है, अभी आप अपने चेहरे पे पाउडर जो होता है ना, पाउडर, इसको फेस पाउडर होता है, टाल कहते हैं, जिसको आप लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, मलते हैं, तो ये जो पाउडर होगा, ये पाउडर क्या कहलाएगा? आपका एडजॉर्बेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। और ये क्या कहलाएगा? आपका जो फेस है वो क्या कहलाएगा? आपका स्किन जो है वो क्या कहलाएगा? आपका एडजॉर्बेंट कहलाएगा। आप किसी चीज पे पेंट करते हैं, सपोज खिड़की के लोहे के दीवारों पे, दरवाजों पे आप पेंट करते हैं, तो जो पेंट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एडजॉर्बेंट। और जिस पे आप पेंट कर रहे हैं, दरवाजा या लकड़ी जो हो गया आपके पास, जो वुड हो गया, ठीक है, या जो मेटल हो गया जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? गाड़ी के ऊपर अगर धूल बैठता है तो गाड़ी का जो बॉडी है वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। ठीक है, और वो जिसको उसके ऊपर धूल बैठेगा वो धूल क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? और एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट, ये जो सतह है, ये जो सतह जिसके ऊपर जाकर एडजॉर्बेंट सेट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस, यानी सतह। जैसे मान लीजिए मैं इस बोर्ड पर इस इंक से लिख रहा हूं, तो ये इंक कहलाएगा एडजॉर्बेट। ये इंक क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। और जिस बोर्ड में मैं लिख रहा हूं, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एडजॉर्बेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ये गैसियस पार्टिकल्स हो सकते हैं, या सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या लिक्विड पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है, एडजॉर्बेंट सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स भी, गैसियस पार्टिकल्स भी। बट हमें मुख्य रूप से गैसियस पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना है, यानी हम एडजॉर्बेंट को गैसियस पार्टिकल समझकर स्टडी करेंगे। लेकिन चूंकि हम गैस को देख नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर डस्ट पार्टिकल बोल रहा हूँ, इंक बोल रहा हूँ, पाउडर बोल रहा हूँ। आप कैरम खेलते हैं तो वे स्प्रे करते हैं ताकि गोटी जो उसका है वो स्मूथली मूव करे, तो जिसके ऊपर आप पाउडर स्प्रे करते हैं तो वो पाउडर जो है वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। और कैरम का वो जो बोर्ड है वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट कहलाएगा। मान लीजिए पंखा के ऊपर धूल बैठ जाता है, या किताब के ऊपर धूल बैठ जाती है, या मोबाइल के ऊपर धूल बैठ जाता है,
तो जिसके ऊपर धूल बैठ रहा है वो एडजॉर्बेंट है, और जो धूल बैठ रहा है उस डस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे। एडजॉर्बेंट धूल पार्टिकल को बोलेंगे, और किताब के ऊपर, मोबाइल को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे। यानी किताब के ऊपर धूल बैठता है तो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। मोबाइल के ऊपर धूल बैठ रहा है, कार के बॉडी के ऊपर धूल बैठ रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। और जो डस्ट है वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? एडजॉर्बेंट का एडजॉर्बेंट के ऊपर सेट होने की प्रक्रिया, यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर या एडजॉर्बेंट के इंटरफेस पर, एडजॉर्बेंट के इंटरफेस पर गैसियस पार्टिकल्स का या डस्ट पार्टिकल्स का आकर एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, संग्रहित होना, उसको क्या कहते हैं? एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेट होना। ठीक है, सिर्फ सरफेस पर बरकरार रहना, एक्यूमुलेट होना, एंड रिटेन, रिटेन मतलब बरकरार रहना, ऑन द सरफेस। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये गैसियस पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल, इसकी गहराई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसकी गहराई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गहराई मतलब बल्क, गहराई मतलब इसके बल्क में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसके सरफेस पर अगर रिटेन रहता है, बरकरार रहता है, अंदर नहीं प्रवेश करता है, सिर्फ सतह पर ही बैठा रहता है, इकट्ठा रहता है, एक्यूमुलेट रहता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये एडजॉर्बेंट, अगर इस एडजॉर्बेंट की सतह से इंटरफेस से होते हुए अगर ये गहराई तक प्रवेश कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अगर बल्क में प्रवेश कर गया तो एब्जॉर्प्शन, बल्क में प्रवेश नहीं किया तो एडजॉर्प्शन। नहीं समझ पा रहे हैं? आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। एडजॉर्बेंट का एडजॉर्बेंट के इंटरफेस पर एक्यूमुलेट एंड रिटेन होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? व्हाट इज एडजॉर्प्शन? वैसे तो एग्जाम में ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत सरल डेफिनेशन है, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑन विच, लिखिए द प्रोसेस ऑन विच एनी एडजॉर्बेंट लाइक gaseous particles, any adsorbent like gaseous particles get accumulate and retain on the interface, get accumulate and retain on the interface of the adsorbent is called adsorption, is called adsorption। एग्जाम्पल दे देंगे, ऑक्सीजन का आयरन के बॉडी के ऊपर बैठकर Fe2O3 मतलब बनाने की जो प्रक्रिया है, कोरोजन रस्ट बनने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? एडजॉर्प्शन कहलाती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या समझना है? एक बात और हमें समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता है, वो है आपके पास सॉर्प्शन। क्या है आपके पास? सॉर्प्शन को हमको समझना है। उसके बाद हमको समझना है डीजॉर्प्शन। क्या समझना है? डीजॉर्प्शन। इसके बाद हमें क्या समझना है? ऑक्लूजन। उसके बाद हमें क्या समझना है? ऑक्लूजन। ये सारे टर्म समझना है, यानी हमको एडजॉर्बेंट समझना है, एडजॉर्बेंट समझना है, एडजॉर्प्शन समझना है, सॉर्प्शन समझना है। यानी पहला हम समझ लिए एडजॉर्बेंट, दूसरा हो गया एडजॉर्बेंट, तीसरा हो गया एडजॉर्प्शन। अब हम चौथा पढ़ेंगे डीजॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे? डीजॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन सॉरी पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे डिसॉर्प्शन। ठीक है, डिसॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? जैसे जो आपका एडजॉर्बेंट है, जैसे मान लीजिए कि ये इंक है, ये इस बोर्ड पे लगा हुआ है, तो ये एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट से हटाने की प्रक्रिया, यानी रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट, ये क्या है? रिमूवल, हटाने की प्रक्रिया। रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट या फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की सतह से, ये एडजॉर्बेंट है, इसकी सतह से एडजॉर्बेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है, रिमूव करने की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? डिसॉर्प्शन कहलाती है। जैसे टेबल के ऊपर धूल बैठ गया है, तो कपड़ा लेके हम धूल, जैसे मान लीजिए कि ये कपड़ा है और ये मान लीजिए डेस्क है, इसके ऊपर धूल बैठ गया है, तो धूल को, ये एडजॉर्बेंट है, ये इंक क्या है? एडजॉर्बेंट है, और ये बोर्ड क्या है? एडजॉर्बेंट है। तो
तो एडसॉर्बेंट को एडसॉर्बेंट से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीसॉर्प्शन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ, लिखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। लिख लिया? चलिए अब आगे आते हैं, हम इसके बाद बात करते हैं सॉर्प्शन। इसके बाद क्या बात करते हैं? सॉर्प्शन की बात करते हैं। तो सॉर्प्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए समझिए, सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? वैसी प्रक्रिया जिसमें एडसॉर्प्शन एज वेल एज एब्सॉर्प्शन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली। द प्रोसेस लिखेंगे, द सॉर्प्शन पे लिखेंगे, ये एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ जैक में आएगा, सीबीएसई में नहीं आएगा। सीबीएसई में क्या आता है? ऑक्लूजन, और जैक में क्या आता है? सॉर्प्शन। ध्यान समझेंगे। तो क्या होता है सॉर्प्शन का डेफिनेशन? क्या होता है? when the adsorption, as लिखेंगे, when the adsorption as well as absorption both occurs simultaneously, then this process is called sorption. जैसे एग्जांपल के लिए, इसका एग्जांपल लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल। जैसे कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये इंक पॉच है और इसमें भरी हुई है इंक। इसमें क्या भरा हुआ है? इंक। और ये एक मेटालिक एक बॉडी है, पेन है। ये क्या है? पेन का बॉडी है, प्लास्टिक की बनी हुई है, और ये इंक है। जैसे ही मैं इस इंक में इसको मैं पेन को डिप करूंगा, ये रेड पेन जो था, देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है। क्या हो गया है? ये बिल्कुल ब्लैक हो गया है। यहाँ पे इससे आप क्या सीखने के लिए मिल रहा है? इससे आप क्या यहाँ पर सीख रहे हैं कि ये जो इंक है ये सिर्फ पेन के बॉडी के ऊपर ही रिटेन है। क्या ये इंक जो लिक्विड स्टेट में है, क्या ये इंक इस पेन के बॉडी के सरफेस पर, यानी इसके सरफेस के अलावे, क्या इसकी गहराई में प्रवेश किया होगा? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक की बॉडी, ये वाटर प्रूफ है, ये लिक्विड प्रूफ है, और इसके अंदर चूंकि कोई होल नहीं है, छोटे छोटे ऑरिफिस नहीं है, छिद्र नहीं है, तो ये जो लिक्विड स्टेट में जो इंक है वो इस पेन की बॉडी के अंदर नहीं जा पाया होगा। ये इंक इस बॉडी के सिर्फ सतह पर ही रिटेन हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है। तो ये प्रक्रिया क्या कही जाएगी? बोलो जरा बच्चों जोर से, क्या कही जाएगी? ये कही जाएगी एडसॉर्प्शन। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है? एडसॉर्प्शन हो रहा है। क्या यहाँ पर एब्सॉर्प्शन हो रहा है? अवशोषित कर रहा है क्या? नहीं। यानी यहाँ एब्सॉर्प्शन, यहाँ पर एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है? एडसॉर्प्शन हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा? ये जो इंक है वो क्या कहलाएगा? एडसॉर्बेंट। ये बॉडी क्या कहलाएगा? एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेंट को एडसॉर्बेंट से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डीसॉर्प्शन। देखिए अब इंक मैंने पूरा साफ कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? डीसॉर्प्शन कहलाएगा। यानी इंक को, यानी कि एडसॉर्बेंट को एडसॉर्बेंट की सतह से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीसॉर्प्शन। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये आप देखते हैं, ये क्या है? ये चॉक है, व्हाइट चॉक जो आपके स्कूलों में यूज होता है। चॉक ये मिट्टी की बनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रोपोरस होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होती हैं? माइक्रोपोरस होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। अब मैं इसको इंक में डुबोऊंगा। इसके पिछले बार हमने पेन को डुबोया था, वो वाटर प्रूफ था, उसके अंदर छेद नहीं था, छिद्र नहीं था, तो लिक्विड इंक उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, सिर्फ सतह पर मेंटेन रहा। ये बिल्कुल व्हाइट देख रहे हैं आप, और ये ब्लैक कलर का इंक है। जब मैं इसको इसमें डिप करता हूं तो देखना क्या होगा, ठीक है। अभी इसको देखो जरा, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो, बिल्कुल व्हाइट है, चारों तरफ पूरा व्हाइट है, ध्यान से दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये भी व्हाइट, पूरा व्हाइट। अभी देख रहा है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू जो व्हाइट दिख रहा है, जब इसको मैं इंक में डुबोऊंगा तो ये तोड़ूंगा, जब मैं इसको तोड़ने के बाद क्या दिखाऊंगा मैं आपको, तोड़कर नया क्रॉस सेक्शनल व्यू तोड़कर दिखाऊंगा, तो वो क्या दिखेगा? दिखेगा अंदर से ब्लैक दिखेगा। देखो मैं इंक को इसमें डुबो रहा हूं, डुबो दिया, इसमें डुबो दिया। अब देखिए आप देख रहे होंगे, अब क्या दिख रहा होगा? ये व्हाइट जो है जहां पे, ये बिल्कुल एकदम मालबोरो सिगरेट की तरह, नहीं एकदम सिगरेट की तरह क्या हो गया? उसका फिल्टर की तरह इधर ब्लैक हो गया, इधर व्हाइट हो गया। अभी यहां पर क्या हुआ? एडसॉर्प्शन हुआ कि एब्सॉर्प्शन हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए यहां पर एडसॉर्प्शन भी हुआ और साथ ही साथ एब्सॉर्प्शन भी हुआ। यानी इंक जो है इस चॉक के अंदर भी प्रवेश किया। जरा चेक कर लेते हैं किया या नहीं। तो मैं तोड़ता हूं इसको, जहां पे इसको मैं तोड़ता हूं, ठीक है। तोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल व्हाइट आता है क्या? नया क्रॉस सेक्शनल व्यू,
देखिए जब इसको आप तोड़ते हैं तो आप क्या देखिए, क्या बिल्कुल व्हाइट है ये? नहीं है। क्या बिल्कुल व्हाइट है ये? नहीं है। यानी कहने का मतलब अंदर तक इंक प्रवेश कर गया। अगर मैं और थोड़ी देर तक इसको मैं अंदर डुबो कर रखता, और थोड़ी देर तक अंदर डुबो कर रखता तो इंक और ज्यादा अंदर प्रवेश करता। अब लेकिन बढ़िया आदमी है, कितना देर तक हम डुबो के रखेंगे? इंक बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस आपको समझा रहा हूं मैं इसको। तो कहने का मतलब इंक जो है अंदर तक, इसकी गहराई में, इसके बल्क में भी पेनिट्रेट कर गया है, कर गया है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि सरफेस पर रिटेन तो हुआ ही हुआ इंक, साथ ही साथ इसकी गहराई में भी प्रवेश कर गया। यानी यहाँ एडजॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हुआ। यानी ये एक एग्जांपल हुआ सॉर्प्शन का। तो सॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? When adsorption as well as absorption both occurs simultaneously, then this process is called sorption. For example, when a chalk is dipped, dip मतलब डुबोना, when a chalk is dipped inside the ink, then the liquid ink get penetrate into the bulk of the chalk as well as it retain on the surface of the chalk. Here adsorption as well as absorption both occurs simultaneously, hence it is the best example of sorption. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए एक बात, अब आपके मन में प्रश्न क्या आएगा कि यार तब तो एब्जॉर्ब, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं आपके दिमाग में सवाल आया कि नहीं आया, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो एब्जॉर्प्शन है, काची आवाज कर रहा है। तो हम बात करते हैं कि सॉरी टू डिस्टर्ब, अब हम बात करते हैं कि क्या बोल रहे थे यार, हाँ क्या बोल रहे थे भाई भूल गया यार। देखो चलो आगे चलते हैं अच्छे से। कहने का मतलब है चॉक वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, सॉर्प्शन का एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है? हाँ ठीक, याद आ गया। तो कहने का मतलब है कि हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे चोट लग गया, बाइक से गिर गया, ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है, अब यहाँ पर हम लगा देंगे कॉटन। क्या लगा देंगे? कॉटन लगा देंगे। तो कॉटन जब हम लगाएंगे तो कॉटन क्या करेगा, यह जो खून है उस खून को जब हम इसको हटाएंगे कॉटन को, तो क्या पाएंगे कि जो कॉटन बिल्कुल व्हाइट था, अब उसका सतह खून की वजह से पूरा लाल हो गया है। साथ ही साथ अगर उसको हम निचोड़ेंगे, खून ज्यादा बह रहा है यार, हल्के में नहीं लेना, इसको निचोड़ेंगे तो क्या पाएंगे हम कि खून सतह पे, कॉटन के सतह पर तो लगा ही था, साथ ही साथ उसके अंदर गहराई में भी प्रवेश कर गया था। यानी हम कह सकते हैं एक तरह से कि एब्जॉर्प्शन जब होगा तो हम उसको, क्या हम एब्जॉर्प्शन को सॉर्प्शन नहीं कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? एब्जॉर्प्शन को हम सॉर्प्शन भी कह सकते हैं। लेकिन हमने आपको तुरंत क्या बताया? हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग यहाँ पर जनरली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जनरली मुख्य रूप से एब्जॉर्बेंट हमारा क्या रहेगा? गैस रहेगा। वहां पर हम आपको एग्जांपल क्या दिए? खून का कॉटन के ऊपर लगना। तो खून जब कॉटन के ऊपर लग रहा है तो खून तो आपका गैस नहीं है ना। तो कहने का मतलब गैस के केस में अगर हम बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जहां एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो उसको हम सॉर्प्शन बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं ना? लिक्विड के केस में अगर लिक्विड आपका एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, लिक्विड अगर आपका एब्जॉर्बेंट है तो वो एब्जॉर्बेंट के सतह पर भी रहेगा और इसकी गहराई में भी प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, कुछ एब्जॉर्बेंट पे। लेकिन चूंकि अगर एब्जॉर्बेंट अगर गैस रहेगा, एब्जॉर्बेंट क्या रहेगा? गैस, तो वो सॉलिड एब्जॉर्बेंट के गहराई में प्रवेश नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि हम हर एब्जॉर्प्शन को सॉर्प्शन कहें। ये सिर्फ लिक्विड के लागू होता है कि जहां एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा वहां सॉर्प्शन भी हो रहा होगा। ये सिर्फ लिक्विड एब्जॉर्बेंट के लिए लागू होती है, लेकिन गैसियस एब्जॉर्बेंट के लिए एब्जॉर्प्शन को हम सॉर्प्शन भी कहेंगे, ऐसा कहना गलत होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग समझदार बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये बात हमको समझ में आ गया, एब्जॉर्बेंट समझ में आ गया, 4 हो गया, सॉर्प्शन भी हमको समझ में आ गया, 5 नंबर। 6 नंबर हम बात करते हैं ऑक्लूजन की। ऑक्लूजन एक स्पेशल टाइप है। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एक स्पेशल केस बोल लीजिए, स्पेशल केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का एक स्पेशल केस है जिसमें क्या है, कंडीशन क्या है इसके लिए
कि जो एडसॉर्बेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, गैस ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैस। और एडसॉर्बेंट क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटल। एडसॉर्बेंट क्या होना चाहिए, मेटल बॉडी होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब कोई गैस किसी मेटल के बॉडी के सरफेस के ऊपर जाकर एक्यूमुलेट एंड रिटेन होता है तो उस तरह के एडजॉर्प्शन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, ऑक्लूजन कहते हैं। ऑक्लूजन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन है जिसमें एडसॉर्बेंट मस्ट बी गैस एंड एडसॉर्बेंट मस्ट बी अ मेटल बॉडी। यानी जब किसी मेटालिक बॉडी के सरफेस पर जब कोई गैसियस पार्टिकल एडसॉर्ब होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। सीबीएसई के बच्चों कान खोलकर सुन लो, बात समझ में आ रही है। चलिए ऑक्लूजन भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या बात करेंगे भाई, जैसे कुछ हम हमारा एग्जाम से बात समझना है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से रहता है, कुछ गुड एडसॉर्बेंट का एग्जांपल पूछता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ गुड एडसॉर्बेंट, एग्जांपल ऑफ अच्छे एडसॉर्बेंट का एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल ऑफ गुड एडसॉर्बेंट लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ अच्छे एडसॉर्बेंट का एग्जांपल मतलब जो बहुत अच्छा एडसॉर्बेंट हो, जो बहुत तेजी से अपनी तरफ चीजों को आकर्षित करता हो। जिसमें से एग्जांपल है आपका चारकोल। क्या एग्जांपल है, चारकोल समझते हैं, लकड़ी का जो कोयला होता है उसको हम क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। सिर्फ लकड़ी का चारकोल बहुत तरह का होता है, एनिमल का भी होता है, बोन का भी होता है चारकोल। उसके अलावा क्या हम कह सकते हैं, एल्यूमिना जेल, एल्यूमिनियम के पाउडर से बना हुआ क्या आता है, एल्यूमिना जेल। या फिर बालू छोटे छोटे सिलिका जेल, सीसा वगैरह, सिलिका जेल। या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्ले, क्ले मतलब गीली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। और क्या हो सकता है, कोलॉइड्स, जैसे आपका खून हो गया, रक्त हो गया, या फिर कोई क्रीम बॉडी लोशन जो लगाते हैं आप, शैम्पू लगाते हैं, ये सब किसके एग्जांपल है, कोलॉइड्स के एग्जांपल है। आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप जो फेस वॉश यूज करते हैं, वो सब किसके एग्जांपल है, आपका जो खून है वो किसके एग्जांपल है, कोलॉइड्स का एग्जांपल है। तो चारकोल, एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, क्ले एंड कोलॉइड्स आर द एग्जांपल ऑफ गुड एडसॉर्बेंट। देखिए यहां से एक बात मुझे याद आया कि आप जनरली टीवी जब देखते होंगे तो टीवी में ऐड आता है, क्या आपके फेस वॉश में चारकोल है, क्या आपके फेस वॉश में चारकोल है। ऐसा इसलिए पूछता है वो क्योंकि चारकोल एक बहुत अच्छा एडसॉर्बेंट होता है। जैसे कहने का मतलब आप कहीं बाहर गए, कोल माइंस में गए या रोड में निकले आप, तो क्या होता है, धूल कण जो होते हैं वो आपके चेहरे पर आकर या त्वचा में सब में आकर बैठ जाता है। जिसको आप साबुन से मार के धोते हैं, साबुन लगाते हैं, उससे धोते हैं, तो क्या होता है, चेहरा साफ तो होता है लेकिन पूरी तरीके से साफ नहीं होता है साबुन से, क्योंकि साबुन में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो जो जमे हुए एकदम अंदर तक गहरे अंदर तक पेनिट्रेट हुए, जो अंदर तक कहने का मतलब थोड़ा सा ज्यादा चिपके हुए जो अगर गंदगी रहेगा वो साबुन बाहर नहीं निकाल पाता है। तो अगर आपके फेस वॉश में चारकोल होगा तो चारकोल एक अच्छा एडसॉर्बेंट होता है। तो अगर आप फेस वॉश, चारकोल वाला फेस वॉश अपने चेहरे पर लेप लगाएंगे उसको, और जब उसको रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, जो चेहरे में जो गंदगी चिपकी हुई है, यानी चेहरे की त्वचा पर जो गंदगी चिपकी हुई है काफी जोर से, वो क्या करेगा, उस चेहरे की त्वचा का साथ छोड़ देगा और वो चारकोल के ऊपर आकर बैठने की चेष्टा करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके त्वचा के कंपैरिजन में, आपके स्किन के कंपैरिजन में वो जो चारकोल है वो ज्यादा अच्छा एडसॉर्बेंट है, यानी एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। किसको, आपके त्वचा में जमी हुई मैलों को, डस्ट पार्टिकल्स को। तो वो क्या करेंगे, जो डस्ट पार्टिकल आपकी त्वचा में जो बैठे हुए थे वो चारकोल के ऊपर आकर बैठ जाएंगे और आपके त्वचा का साथ छोड़ देंगे। जैसे ही आप फिर पानी मारेंगे तो पानी के साथ जो फेस वॉश जब धुल कर नीचे गिरेगा तो चारकोल अपने साथ गंदगी को भी लेकर बाहर आ जाएगा और इस प्रकार आपका चेहरा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इसीलिए चारकोल वाला फेस वॉश यूज करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मास्टर बोला है चारकोल वाला यूज करने तो दिन भर में 5 बार चारकोले वाला यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको 2-3 दिन को छोड़ करके 1-2 ऑल्टरनेट डेज में आपको चारकोल वाला फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चारकोल वाला फेस वॉश ज्यादा बेटर होता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, सिलिका जेल। जैसे आप नए जूते खरीदते हैं या नया बैग खरीदते हैं तो उसमें देखेंगे छोटा सा एक पुड़िया होता है, कागज का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसके अंदर चीनी के दाने की तरह गोल गोल क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में एक पार्टिकल डाला होता है जिसको हम सिलिका जेल कहते हैं। ये बिल्कुल एकदम व्हाइट चीनी की तरह, मिश्री की तरह दिखता है, ठीक है।
ये इसलिए उसमें डाला जाता है उस बैग में, ताकि उसमें जो नमी है बैग में, वो बैग में गोडाउन में स्टोर करके रखा रहता है, तो उसमें बदबू ना आ जाए, उसमें नमी आने से वो खराब नहीं हो जाए, उसमें फंगस ना डेवलप हो जाए, उसमें कीड़े मकोड़े ना आ जाए, सांप व बिच्छू ना आ जाए उस बैग के अंदर, उस जूते के अंदर, वो खराब नहीं हो जाए, उसमें दाग नहीं आ जाए, इसीलिए हम सिलिका जेल डालकर रखते हैं। वो सिलिका जेल क्या करता है, उसमें जो नमी होगा उस नमी को वो अवशोषित कर लेता है, सॉरी अवशोषित नहीं बोलेंगे, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, एडजॉर्ब कर लेता है। कहने का मतलब वो सिलिका का जो जेल है ये क्या करता है, पानी के बूंदों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित करके सिलिका जेल के ऊपर पानी के बूंदों को वो अपने ऊपर बिठा के रख लेता है, और इस प्रकार बैग के कपड़ों को या जूते के कपड़ों को खराब होने से बचाता है। और इसीलिए सिलिका ये खाने की वस्तु नहीं होती है, उसमें लिखा रहता है डू नॉट स्वैलो, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, डू नॉट ईट, ये सब इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा रहता है। उसके अलावा क्ले, मिट्टी समझते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी, क्ले का मतलब होता है मोरम, मोरम समझते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश हुआ, आपका दुकान है और दुकान के आगे किचकिच हो जाता है, तो उसके सामने हम लोग घर के सामने किचकिच हो जाता है, तो क्या हम लोग वहां मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने से वो और किचकिच हो जाएगा और कीचड़ बनेगा। हम लोग उसमें वैसी मिट्टी डालते हैं जिसमें लाल वाली मिट्टी, जिसमें कंकरीले और पथरीले मिट्टी का चुनाव हम लोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मिट्टी वहां डाल देंगे तो मिट्टी पानी को अवशोषित करके वो और कीचड़ बनाएगा, लेकिन हम थोड़े कंकरीले पत्थर का इस्तेमाल करेंगे तो वो कंकरीला पत्थर क्या करेगा, पानी को अपने अंदर वो अवशोषित नहीं करेगा, सिर्फ अपनी सतह पर पानी की बूंदों को सेट कर देगा, जिससे जो जमे हुए पानी है वो मिट्टी में जमेंगे नहीं, वो सब पानी को बट जाएंगे, और सभी जो छोटे छोटे जो वो पत्थर का जो कण है, जो मिट्टी के कण है, वो जो पथरीले कंकड़ वाले मिट्टी है, उनकी सतह पर जाकर वो सेट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और इस प्रकार वहां कीचड़ होने से बचाते हैं। नहीं सुने, मोरम डाल देते हैं, या क्रशर वाला मिट्टी, जो पत्थर जब टूटता है गिट्टी बनता है, तो उसके दौरान टूटने के दौरान जो चूर्ण निकलता है, उस चूर्ण को भी हम लोग डालते हैं, तो उससे भी क्या होता है, कीचड़ वगैरह नहीं बनता है, क्योंकि वो पथरीला होता है और पत्थर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो अपने ऊपर सेट करता है। पत्थर को पानी में डाल देंगे तो गीला हो जाएगा सतह उसका, और वो उस प्रकार धीरे धीरे करके सारा पानी को अपने ऊपर सेट करके पानी की मात्रा को कम करता है। तो सर हम बचपन में पढ़े थे कि ये कौवा बहुत प्यासा था, घड़ा में पानी का मात्रा कम था, तो उसमें कंकड़ डालता गया तो कंकड़ का लेवल ऊपर आ गया, और इस प्रकार वो क्या कर गया, पानी पीकर उड़ गया। बचपन में तो हमको यही सिखाया गया था, अभी आप कुछ और सिखा रहे हैं कि पानी का मात्रा वो कम कर देगा कंकड़। तो कहने का मतलब घड़ा में क्या तुमको लगता है, इतना बड़ा घड़ा में इतना सा पानी रहेगा तो कौवा इतना होशियार है वो कि इतना बड़ा घड़ा में इतना सा पानी रहेगा तो उसको पी करके, कहने का मतलब है कि वो जरूर पानी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो इतना भी ज्यादा पानी, अब बहुत पानी अगर घड़े में है तो सारा पानी को तो कंकड़ एब्जॉर्ब नहीं ना कर पाएगा, तो कुछ को एब्जॉर्ब जरूर करेगा, लेकिन पानी के साथ साथ पानी के लेयर को भी वो ऊपर करेगा। तो आपने जो बचपन में पढ़ा था वो गलत नहीं पढ़ा था, मैं उसको गलत नहीं साबित कर रहा हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। एक गिलास पानी ले लीजिएगा, उसमें छोटे छोटे गिट्टी को डालिएगा तो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर आता है, लेकिन पानी का जितना मात्रा था वो पानी का मात्रा कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि वो पत्थरों के सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। तो पानी की सतह को कम करने के लिए या पानी की मात्रा को कम करने के लिए लेवल जरूर उठा रहा है वो, लेकिन क्या कर रहा है, पानी की मात्रा को कम कर रहा है, साथ ही साथ दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, शॉर्प्शन, ऑक्लूजन, ये सब बात आपको समझ में आ गया। एग्जांपल ऑफ गुड एडजॉर्बेंट समझ में आ गया आपको। अब हम इसके बाद क्या हमको पढ़ना है, अब हम बात करते हैं ऑक्लूजन की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ऑक्लूजन, सॉरी ऑक्लूजन हो गया है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, आखिर एडजॉर्प्शन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं जरा। तो अगला हेडिंग देंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या हेडिंग देंगे, मैकेनिज्म, आखिर क्यों गाड़ी हम साफ करके निकलते हैं, पोंछ के निकलते हैं तो गंदा हो जाता है, आखिर क्यों हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, आखिर क्यों हम नहा धो के निकलते हैं, एकदम झाड़ झूड़ के निकलते हैं, फिर उसमें गंदगी बैठ जाता है, फिर हमारा चेहरा गंदा हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में। आखिर क्यों बेंच डेस्क में हम लोग कुछ यूज भी नहीं करते हैं, रूम को हम साफ खाली करते हैं और रूम को यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमको डेली घर में झाड़ू लगाना पड़ता है, पोंछना पड़ता है, आखिर ऐसा क्या वजह है। अपने आप टेबल, किताब, कुर्सियां, बेंच, डेस्क सब धूल क्यों अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, फिर उसके ऊपर धूल कैसे बैठ जाता है, कहां से आता है। तो हमारा टॉपिक है अगला, हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बात करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम एक टुकड़ा लेते हैं किसी भी चीज का,
एक 3 डायमेंशनल फिगर हमने बनाया है, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, इसमें क्या है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। आप जानते हैं कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैं इसको दिखा रहा हूं, मैं उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स पर क्या गुजरता है, क्या बीतता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह सब में इसमें इधर भी होगा, इधर भी होगा, पूरा होगा, है ना, समझ रहे हैं ना बातों को आप, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। चलिए हम बात, ये इसका ऊपरी सतह है, ठीक है, ये उसका ऊपरी सतह है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 3 जगह मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है, 3 जगह कंसीडर करूंगा। एक इधर पार्टिकल के बारे में लेते हैं, ठीक है। तो मैं 3 सतह के बारे में, यहाँ का पार्टिकल लेता हूं, ठीक है, एक ये पार्टिकल ऊपरी सतह का, सबसे ऊपरी सतह का पार्टिकल लेता हूं, इसके बारे में इसको ले लेता हूं मैं, और एक सबसे निचली सतह के बारे में लेता हूं। 3 यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो एक मैं यहाँ का पार्टिकल लूंगा, एकदम ऊपरी सतह का पार्टिकल, एक मैं एकदम निचली सतह का पार्टिकल लूंगा, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए, एक बार मैं यहाँ का पार्टिकल लूंगा, एक बार मैं यहाँ का पार्टिकल लूंगा, और एक बार बीच का पार्टिकल, अंदर से पार्टिकल खींच कर निकाल कर मैं एक अंदर, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, एक अंदर का पार्टिकल, बीच का एकदम अंदर का पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है। अंदर के पार्टिकल्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मिड पॉइंट का पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, मिड पॉइंट का पार्टिकल जो एकदम मिड में होगा, इसकी इस पार्टिकल को मैं ले रहा हूँ सबसे पहले। तो ये जो पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो ये चारों तरफ से, बीच का पार्टिकल एकदम अंदर का सेंटर का पार्टिकल ले रहे हैं। तो ये पार्टिकल क्या होगा, इधर से पार्टिकल से घिरा होगा, इधर से भी, 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 इधर से भी। ये जो पार्टिकल है सभी तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है, अंदर का पार्टिकल है। अब आप जानते हैं कि एटम्स के जो एटम होते हैं, एक एटम दूसरे एटम पे एक फोर्स लगाते हैं, क्योंकि एटम का मास नेग्लिजिबल होता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाते हैं, ये क्या लगाते हैं, वंडरवाल फोर्स लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जितने भी किनारे किनारे एटम हैं, वो सभी ये अंदर वाला जो सेंटर वाला एटम है, इसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, इधर से एक वंडरवाल फोर्स लगा रहा होगा ये वाला पार्टिकल, तो ये वाला भी तो लगा रहा होगा। उसी प्रकार नीचे से लग रहा होगा तो ऊपर से लग रहा होगा। अब ये वाला फोर्स को ये वाला फोर्स तो बैलेंस कर देगा, ये वाला फोर्स को ये वाला फोर्स बैलेंस कर देगा। इधर के जो पार्टिकल है वो इधर से लगा रहा है, वो इधर वाला इधर से लगा रहा होगा, इधर वाला इधर से लगा रहा है, इधर वाला इधर से लगा रहा होगा। यानी सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे रहे होंगे, बैलेंस कर दे रहे होंगे। यानी इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। ये इक्विलिब्रियम में है, क्या है, नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है, 0। यानी ये इक्विलिब्रियम में है, या हम कहेंगे कि ये स्टेबल स्टेट में है। किस स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल स्टेबल स्टेट में है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के सबसे ऊपरी सतह, मैं यहाँ का सबसे ऊपरी सतह का पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, ऊपरी सतह का पार्टिकल ले रहा हूँ। जब मैं ऊपरी सतह का पार्टिकल, सपोज दैट मैं इसका ले रहा हूँ, ठीक है, अपर लेयर की बात कर रहा हूँ, सबसे अपर मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपरी सतह, अपर मोस्ट लेयर का पार्टिकल जब हम लेंगे तो क्या होगा, जब अपर मोस्ट लेयर का पार्टिकल लेंगे तो अपर मोस्ट लेयर के पार्टिकल में इधर एक पार्टिकल होगा, इधर पार्टिकल होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। यानी कहने का मतलब ये अगर आपका सरफेस है तो इधर ऊपर तो पार्टिकल नहीं ना रहेगा, क्योंकि ऊपर तो हवा है, बॉडी वहीं खत्म हो गया। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, इस पे क्या मैं देख रहा हूं, इस पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या होगा, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से 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 लग रहा है। चलो ये वाला फोर्स को तो ये वाला फोर्स बैलेंस कर देगा, ठीक है, लेफ्ट से और राइट से बराबर फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइज के एटम होंगे ना, तो फोर्स तो बराबर लग रहा है, वंडरवाल फोर्स। कौन सा फोर्स, वंडरवाल फोर्स। लेकिन नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है, क्या ये वाला फोर्स बैलेंस हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल सब क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं फोर्स से। कौन सा फोर्स है, वंडरवाल से। क्या कह रहे हैं, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, आकर्षित नहीं कर रहे हैं उसको, विकर्षित कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पुश कर रहे हैं, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, धकेल रहे हैं इसको। अब ये बाहर निकलने की कगार पर है, यानी कहने का मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं है। क्या ये स्टेबल है क्या, तो लिखेंगे नॉट स्टेबल, यानी लिखेंगे अनस्टेबल स्टेट में है। किस स्टेबल स्टेट में है, अनस्टेबल स्टेट में, अनस्टेबल है ना ये। उसी प्रकार से अगर निचली सतह की बात करें तो जो बात ऊपरी सतह पर लागू होती है, यही बात निचली, जो बात ऊपरी सतह पर लागू होती है, यही बात तो निचली सतह पर भी लागू हो रही होगी ना। उसको भी अंदर के पार्टिकल पुश कर रहे होंगे कि नहीं पुश कर रहे होंगे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, धकेल रहे होंगे ना। यानी इसका नीचे की फोर्स, या नीचे वाला पार्टिकल हम ले, अगर एक निचला लोअर मोस्ट लेयर लेते हैं, क्या लेते हैं, चलो यहां ले लेते हैं,
लोअर मोस्ट लेयर लेते हैं। जब अगर हम लोअर मोस्ट लेयर लेंगे तो वहां क्या होगा, पार्टिकल कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। यानी ये अगर आपका पार्टिकल है, कंसंट्रेशन में इसको रखे हुए हैं, तो इस पार्टिकल पे क्या होगा, इधर का फोर्स तो इधर का फोर्स बैलेंस कर देगा, लेकिन जो नीचे के पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी ये वाला चलो ये बैलेंस कर देगा, लेकिन ये वाला फोर्स बैलेंस हो रहा है क्या? यानी ये पार्टिकल इधर नेट फोर्स इधर लग रहा है, इसका नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। यानी कहने का मतलब इसका जो नेट फोर्स जो है नीचे की ओर, इसका नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। कौन सा फोर्स है ये? वंडर वाल फोर्स है। यानी ये भी अनस्टेबल स्टेट में, इस स्टेट में है, ये भी अनस्टेबल स्टेट में है, और इसका भी एफ नेट फोर्स 0 नहीं है। यानी किसी भी बॉडी के, किसी भी सत्ता, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु का, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, किसी भी वस्तु की जो सबसे ऊपरी सतह है या सबसे निचली सतह होता है वो स्थिर नहीं होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल स्टेट में होता है। और प्रकृति का नियम है कि वो हर कुछ को स्टेबल करना, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। तो इसी कारण से हवा में जितने भी धूल कण या कोई भी पार्टिकल या गैसेस पार्टिकल जो मौजूद होते हैं, उसको ही अपनी तरफ क्या करेगा, हवा में जो धूल कण मौजूद होंगे उसको ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। प्लीज मेरे ऊपर आओ। यानी ये हवा बह रहा है और इस हवा में जो भी धूल कण होंगे, जो कि प्रकृति में सभी तरफ हवा विद्यमान है चारों तरफ, तो जो भी धूल कण होंगे उस धूल कण को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इस प्रकार अट्रैक्ट करेगा, बुला बुला के लाएगा, ए भाई इधर आओ, ए भाई इधर आओ, ए भाई इधर आओ। यानी क्या करेगा, बुला बुला के ला रहा है। और इस प्रकार क्या करेगा, किसी भी वस्तु के सरफेस पर, ऊपरी सतह पर धूल को क्या करेगा, इस तरह से धूल को बैठने देगा। जैसे इसके ऊपर धूल बैठ जाएगा तो ये पहले के कंपैरिजन में ये क्या होगा, क्या अब जितना उसको फोर्स चाहिए उतना फोर्स उसको, क्योंकि गैसियस पार्टिकल का वजन कम होगा या डस्ट पार्टिकल का वजन कम होगा, पार्टिकल का साइज छोटा है तो वंडर वाल फोर्स भी कम लगेगा। यानी अब ये जो धूल बैठ जाएगा इसके ऊपर, तो धूल बैठने से क्या होगा, जितना फोर्स इसको रिक्वायरमेंट था उतना फोर्स इसको मिल जाएगा और इस प्रकार ये स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में जब सरफेस पूरा साफ होगा, एकदम जितना गाड़ी चमका के निकल रहे हैं आप, खूब गाड़ी चमका रहे हैं, जितना गाड़ी आप चमका रहे हैं, गाड़ी का बॉडी उतना ही अनस्टेबल हो रहा है और वो उतना ज्यादा तेजी से धूल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब उसमें धूल पूरी तरह से धूल की परत जम जाएगी, तो स्टार्टिंग में जितना तेजी से वो नया था, जब बॉडी बिल्कुल साफ था जब बॉडी, तो जितना तेजी से वो धूल को आकर्षित कर रहा था, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो उतना तेजी से धूल को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले के स्टार्टिंग में वो हाईली अनस्टेबल था, लेकिन जैसे जैसे धूल उस पर बैठता जा रहा है तो उसकी अनस्टेबिलिटी कम होती जा रही है, वो स्टेबल होता जा रहा है। तो उसके ऊपर कोई धूल आके बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो बुलाने नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी जरूरत था तो बुला रहा था, जब काम बन गया तो क्यों बुलाएगा, फिर अब नहीं बुलाएगा। आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी इसके ऊपर दूसरा धूल का लेयर जमेगा, तीसरा जमेगा, चौथा जमेगा। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर अनामिका थी जिन्होंने सवाल पूछा था कि सर इसके ऊपर धूल बैठ जाएगा तो ये धूल भी तो फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये धूल फिर से अनस्टेबल जरूर हो जाएगा, लेकिन ये धूल का, ये गैसियस पार्टिकल का जो साइज होगा, ये इस बॉडी के पार्टिकल के साइज के कंपैरेटिवली इसका साइज छोटा होगा, जिससे इस धूल के पार्टिकल्स पर भी वंडर वाल फोर्स जरूर लग रहा होगा, बट उतना वंडर वाल फोर्स नहीं लग रहा होगा जितना वंडर वाल फोर्स इस पार्टिकल्स, मतलब बॉडी के पार्टिकल्स की वजह से उस पर लग रहा था। तो वंडर वाल फोर्स कम लगेगा तो अनस्टेबिलिटी उसमें कम आएगा। ऐसा नहीं कि वो स्टेबल हो जाएगा, वो भी अनस्टेबल रहेगा। तभी तो धूल का एक लेयर के बाद धूल का दूसरा लेयर भी बैठता है, तीसरा लेयर भी बैठता है, चौथा लेयर भी बैठता है, और इस प्रकार धीरे धीरे लेकिन धीरे लेयर बनने का स्पीड कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि धूल बैठ गया तो स्टेबल हो गया। अब धूल का कण अनस्टेबल हो गया, अब धूल का कण अनस्टेबल हो गया, फिर ये क्या करेगा, दूसरे धूल के लेयर को बिठाएगा, तीसरे धूल के लेयर को बिठाएगा, चौथे धूल के लेयर को बिठाएगा, और इस प्रकार अनस्टेबिलिटी होती जाएगी। तो खुद को स्टेबल होने के लिए धूल को आकर्षित करता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, ये ऐसा समय कभी नहीं आएगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जितना तेजी से धूल को आकर्षित करेगा, बाद में उतना तेजी से धूल को आकर्षित नहीं करेगा। स्टार्टिंग में ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्या आपको समझ में आया मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन? ये आपको डायग्राम बना के तीनों पॉइंट, 3 केस बनाना पड़ेगा, केस 1, केस 2 एंड केस 3, और ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक बात समझिए इसके बाद, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट। मेरे कहने का मतलब है जो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट, अगर मान लो छोटा सा बॉडी है तो उस पर धूल कण कम बैठेगा, अगर बड़ा बॉडी है, सरफेस एरिया ज्यादा है
तो धूल कण क्या होगा, ज्यादा बैठेगा। यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इस बात पर निर्भर करता है, बोलो इस बात पर निर्भर करता है, सरफेस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अमाउंट ऑफ सरफेस पर निर्भर करता है, अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का सरफेस कितना ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर बॉडी गर्म रहेगा, मान लीजिए कि बॉडी गर्म है, ठीक है, पहले किस पे डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए छोटा बेंच है तो धूल कम बैठेगा, बड़ा बेंच है तो धूल ज्यादा बैठेगा। यानी अमाउंट ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना उसका सरफेस है, लेंथ ब्रेथ कितना है। दूसरा किस बात पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट के सरफेस का टेम्परेचर कैसा है उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद इसका नेचर कैसा, अगर मान लीजिए गर्म रहेगा तो गर्म चीज से क्या निकलता रहता है, हीट निकलता रहता है रेडिएशन के फॉर्म में। अब यहां से रेडिएशन निकल रहा है तो क्या इधर किसी चीज को आने देगा, मतलब मेरे बॉडी से अगर हीट निकल रहा है, या कहने मतलब कोई एकदम गर्म लोहा है उससे एकदम हीट निकल रहा है, देखते हैं कभी आग जलता रहता है तो उसके से सामने से हीट निकलता रहता है। अब जब वहां से कहीं कुछ निकल रहा है तो क्या उधर कोई चीज को आने देगा, नहीं आने देगा। यानी बॉडी जितना ठंडा रहेगा उतना तेजी से एब्जॉर्प्शन होता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर और एब्जॉर्प्शन में इनवर्स करेलेशन होता है और सरफेस और एब्जॉर्प्शन में डायरेक्ट करेलेशन होता है। उसके बाद इसमें मैंने बताया नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एज वेल एज एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के नेचर के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है। अगर एब्जॉर्बेंट और नेचर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी एकदम स्मूथ बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी क्या आपके पास स्मूथ है और कोई बॉडी आपके पास क्या है रफ है, उतना ही बड़ा बॉडी आपके पास क्या है रफ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है। तो बताइए सरफेस एरिया किसमें ज्यादा है, बताइए सरफेस एरिया किसमें ज्यादा है। ध्यान समझिएगा, यहां पर अगर हम इतना सा डिस्टेंस लेते हैं तो इतना सा डिस्टेंस में ये ऐसा है और इतना सा डिस्टेंस में ऐसा है, तो बताइए इसका सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। कहने का मतलब एक बॉडी ऐसा है और एक का बॉडी इतना ही एक लेंथ है, लेकिन ये सरफेस देख रहे हैं यहां से यहां तक मान लीजिए 5 मीटर है, फिर यहां से यहां 5 मीटर है। यानी कहने का मतलब यहां से यहां जो ये 5 मीटर था, लेकिन उतना ही लेंथ में अगर हम बात करें तो अगर ऐसा शेप बना हुआ है इसका सरफेस एरिया कितना हो गया है 10 मीटर हो गया। यानी रफ सरफेस जो होता है वो स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीबीएसई वालों ध्यान देना, एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तो रफ लॉजिक पूछेगा कि एक्सप्लेन कीजिए, एलाबोरेट कीजिए, तो समझिएगा कि रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस में ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट कौन होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट रफ सरफेस होता है, क्योंकि रफ सरफेस में उतना ही डिस्टेंस में सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू प्लेन सरफेस के। नहीं समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये बात आपको समझना है। इसके बाद एक बात और समझना है कि जो अगर मान लीजिए वेरी सॉरी, अगर मान लीजिए अभी मैं बता रहा था, अगर मैं बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास जो बॉडी है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, आपके पास जो बॉडी है एकदम अभी नया है, ठीक है, बॉडी एकदम खोदा के गाड़ी निकाले हैं, ठीक है, तो ये अभी अनस्टेबल स्टेट में है कि नहीं है। जितना बॉडी साफ रहेगा उतना अनस्टेबल रहेगा, तो ये अनस्टेबल स्टेट में है। ये बात आपको डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे इसमें धूल कण जब बैठने लगेगा तो थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें धूल कण जब बैठ जाएगा तो इसके कंपैरेटिवली ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि स्टेबल हो जाएगा, नहीं समझे यार, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि स्टेबल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल या स्टेबल है। और अब आप जानते हैं कि स्टेबल होने के लिए एनर्जी शुड बी लेस। अगर मैं अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा हूं तो मेरी एनर्जी क्या हो रही होगी, मुझे गुस्सा है, ठीक है, मैं गुस्सा है, किसी को मार दूंगा, पीट दूंगा, गुस्सा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं रिलैक्स हो गया, कोई उनको देख के स्माइल कर दिया या कोई प्यार से बात कर लिया, है ना, या कोई हमको हग कर लिया या कोई मतलब प्यार दर्शा दिया, तो मेरा गुस्सा कम हो गया। तो गुस्सा कम होने से क्या होता है, एनर्जी कम होता है कि कम होता है आपकी बॉडी का, क्योंकि आप अनस्टेबल थे, जब गुस्सा थे तो अनस्टेबल थे, एनर्जी बहुत ज्यादा था, अब आप शांत हो गए तो गुस्सा कम हो गया, तो एनर्जी कम हो गई आपकी बॉडी की। उसी प्रकार से निर्जीव वस्तु में भी यह बात लागू होती है।
अगर आप में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, आप में कम होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब कोई अनस्टेबल बॉडी पर, यानी कोई बॉडी है, जैसे ही इसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, इसके ऊपर, ये ऐसा कब बना, जब इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हुआ। तो जब एडजॉर्प्शन होने के दौरान क्या होता है, यानी ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, जब एडजॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल इसको सरफेस पर आकर बैठता है, तो जिससे क्या होता है, ये सरफेस स्टेबल होता है। जब स्टेबल होता है तो उसमें क्या होता है, इस सरफेस का जो एंट्रोपी होता है, रैंडमनेस होता है, ठीक है, एनर्जी कम हो गया तो इससे क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, इसका घट जाता है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, घट जाता है, यानी लेस डेंजर, नेगेटिव होता है। उसी प्रकार इसका गिब्स एनर्जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी घट जाता है। इसका एंथैल्पी क्या होता है, ये भी क्या होता है, घट जाता है। यानी कहने का मतलब सभी तरह का जो एनर्जी होगा इस बॉडी का, इसमें जितना तरह का एनर्जी होगा, यानी कहने का मतलब जब किसी सरफेस के ऊपर जब एब्जॉर्प्शन होता है या डस्ट पार्टिकल आकर बैठता है तो उसके दौरान जैसे ही सेट होता है वैसे ही यहाँ से एनर्जी निकलता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। यानी एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला है। एब्जॉर्प्शन जो होता है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी या एनर्जी निकलना। एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन पर पूरा का पूरा कैटलिस्ट चलता है। यानी कहने का मतलब कोई सरफेस के ऊपर अगर एब्जॉर्प्शन होता है, डस्ट पार्टिकल आकर बैठता है, तो जैसे ही डस्ट पार्टिकल आकर बैठेगा तो ये सतह जो अनस्टेबल था अब वो स्टेबल हो जाएगा और यहां से उस परिणाम स्वरूप क्या निकलेगा, एनर्जी बाहर निकलता है। यानी जैसे ही डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर बैठेगा तो ये अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा और स्टेबल होने के लिए इसको अपना एनर्जी बाहर निकालना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एनर्जी किस रूप में निकलेगा, रेडिएशन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में निकल सकता है। बट ये एनर्जी इतना कम होता है कि इसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, बट इससे एनर्जी निकलता है। यानी सतह पर कोई भी चीज घटना घटती है तो उससे ऊर्जा निकलती है। यानी मैं इस बोर्ड पर जब मैं लिखता होऊंगा तो ये बड़ा आनंदमय होता, बड़ा खुश महसूस करता होगा। और जैसे हम किसी को खुश होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार ये क्या करता है, ये जब खुश होता है तो इससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। ये बात याद रखिएगा। हम देखिए, हम यही बात से हम एक बात और बताना चाहते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन चूंकि हम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। हमने कहा कि कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है कि नहीं, कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन फास्ट होता है कि नहीं होता है। तो आखिर कैटलिस्ट में ऐसा क्या कांड करता है कि रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब A+B अगर रिएक्शन है, जैसे ही आप कैटलिस्ट डाल देते हैं, जैसे लोहा का टुकड़ा डाल दिए, एल्यूमिनियम का टुकड़ा डाल दिए, तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्टिंग स्पीशीज ये और भी इसके ऊपर जाकर बैठते हैं। जब तक इसके ऊपर कैटलिस्ट क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है और रिएक्टिंग स्पीशीज इसके ऊपर आकर बैठते हैं। जैसे ही A और B इसके ऊपर बैठते हैं वैसे ही यहाँ से क्या लिबरेट होता है, एनर्जी लिबरेट होता है। और चूंकि ये जो एनर्जी रहता है, ये वाला एनर्जी ही वापस से यूटिलाइज हो जाता है और उससे क्या होता है, A और B ज्यादा तेजी से रिएक्ट करने लगते हैं। यानी ये किसी भी चीज के रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है कि नहीं, एनर्जी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है भाई। रिएक्शन करवाने के लिए कभी कभी एनर्जी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। जैसे चाय पत्ती को अगर चाय बनाना है उसको पानी में डालेंगे, ठंडा पानी तो चाय पत्ती बनेगा नहीं। यानी चाय पत्ती और पानी रिएक्शन करे इसलिए क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार कहने का मतलब जब A और B रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, अभी ये नॉर्मल रिएक्शन कर रहा था जब कैटलिस्ट नहीं था, तो तभी ये प्रोडक्ट बनता, सपोज दैट C बनता, लेकिन उसको बनने में टाइम लगता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ कैटलिस्ट डाल देंगे तो कैटलिस्ट के डालने से आखिर ऐसा क्या होता है, तो कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करता है और A और B जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जाकर एब्जॉर्प्शन होता है उनका, वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। और जैसे ही A और B कैटलिस्ट के सरफेस पर एब्जॉर्ब करते हैं, परिणाम स्वरूप वहां से एक एनर्जी निकलता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इससे जो एनर्जी निकलता है यही वाला एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है और जिसके कारण A और B के बीच का जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके पास एनर्जी सफिशिएंट हो जाता है और जिससे वो क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। बात समझ में आ गया। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हम समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया कि हम बच्चा पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है कि कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन का रेट ऑल्टर होता है, फास्ट होता है। बट आज हमने ये भी सीख लिया कि आखिर कैटलिस्ट ऐसा क्या कांड करता है रिएक्शन के अंदर कि रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है।
यानी कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करता है, एक एडसॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है, जिसमें ए और बी एडसॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं, और रिएक्टिंग स्पीसीज जो कि एडसॉर्बेंट है वो एडसॉर्बेंट के सरफेस पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी उनका एडजॉर्प्शन होता है। और हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिससे एक एनर्जी लिबरेट होता है, और यही वाला एनर्जी यूटिलाइज होता है, और जिससे ए और बी के रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कितने तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, चीजों को ध्यान से समझें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है।